तारीखों से ही इतिहास बनता है। ये तारीखें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि इतिहास के पन्नों में इनको देखकर या इनको पढ़कर ही समझ जाते हैं कि इस तारीख ने इतिहास को कैसे बदला होगा। दूरदर्शन केंद्र के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज का दिन बहुत खास दिन है, आज की तारीख बहुत खास है। आज की तारीख इतिहास के पन्नों में अगस्त क्रांति के नाम से लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह नारा कोई सामान्य नारा नहीं था। इसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया और 9 अगस्त 1942 को हर घर से और हर मुख से एक ही आवाज निकल रही थी और वह थी अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे, उस तारीख को याद करेंगे और यह भी कोशिश करेंगे कि हम इस तारीख को भूलें नहीं, क्योंकि इस तारीख ने हमें आज़ादी के उस कहते हैं उस जगह पर पहुंचाया जहां से अंग्रेज यह सोचने पर विवश हो गए कि अब भारत पर राज करना आसान नहीं है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 2 रिसोर्स पर्सन्स हैं। मैं आपका उनसे परिचय करवाता हूं। सबसे पहले आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर इंद्र कुमार चौधरी जी। आप रांची विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हेड के रूप में रह चुके हैं। आप डीन सोशल साइंस भी रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत। मैं परिचय कराऊं, आप हैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। आप सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, योगदा सत्संग महाविद्यालय रांची में अवस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब 2 इतिहासकार हैं तो आज बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी और बहुत रोचक बातें निकल कर आएंगी। बस आप सुनिए इस बातों को। सबसे पहले मैं चौधरी सर आपसे ही बात शुरू करता हूं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस आंदोलन के पीछे की क्या कहानी है? देखिए, और कोई नहीं, स्वयं उस समय के जो वायसराय थे उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ये बताया कि यह जो अगस्त क्रांति है वो 1857 की महान क्रांति के बाद सबसे अधिक विस्फोटक है। अब ये विस्फोटक क्यों हुआ? गांधी जी ने यह नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। मुंबई या बम्बई कांग्रेस के बाद 7-8 अगस्त को ये निर्णय लिया गया। ये निर्णय लिया क्यों गया? 2 बातें इसमें बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक गांधी का संदर्भ और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ की बात करें जी, जिसने गांधी को भी गांधी नहीं रहने दिया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। हम किसके गुलाम थे? हम अंग्रेजों के गुलाम थे। विश्व युद्ध में अंग्रेजों की हालत दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही थी। विश्व युद्ध में जर्मनी और हिटलर शाही का दबदबा बढ़ने लगा था, रूस पर बढ़ने लगा था, फ्रांस को सरेंडर करना पड़ा, जापान जर्मनी से मिल गया। अब जापान पूरे एशिया में हावी हो रहा था, रंगून पर कब्जा कर लिया, साउथ ईस्ट एशिया में कब्जा कर लिया। ब्रिटेन बिल्कुल हारने के कगार पे था। भारत के लोग, भारत के बुद्धिजीवी, भारत के वकील और भारत के महानायक जैसे गांधी जी, सुभाष जी, राजेंद्र बाबू, मुख्य रूप से गांधी, इन लोगों ने सोचा कि अब अहिंसा से काम चलने वाला नहीं है। अहिंसा उनका एक विपन था जिसका उन्होंने विशद व्याख्या भी किया है। और एक तरह से यह जो हिंसा थी वो गांधी के लिए अहिंसा भी था। कायरता से रहना हिंसा है। इसीलिए उन्होंने नारा दिया और उन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिवेश में कि बस डू और डाई। और उन्होंने यह जो डू और डाई का नारा दिया तो इस समय तक पूरे भारत की मानसिकता भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बिल्कुल बुलंदी से आगे बढ़ चुकी थी। मजदूर हों, किसान हों, वकील हों, जितने महिलाएं हों, सब वो चाहते थे, अंग्रेज़ों से थक चुके थे और इसको एक बहुत ही उचित मुकाम समझते थे। और इसीलिए यह अगस्त क्रांति
आप 9 अगस्त को देखते हैं, जिसका व्यापक स्वरूप संपूर्ण भारत में स्वाभाविक रूप से, जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारत के सभी वर्गों के लोगों ने जम के हिस्सा लिया, इतना अधिक हिस्सा लिया कि इस क्रांति के बाद एक निर्णय लिए गए, एक के और 1947 तक आते आते भारत आज़ाद हो गया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और आपने बहुत अच्छे से बताया है इस पूरी कहानी को। अब मैं मृत्युंजय जी आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा कि जैसे लक्ष्य, गांधी जी ने कहा भी, अपना एक स्टेटमेंट था कि यह समय बहुत उचित समय है जब इस तरह का आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए, और अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो ये अन्याय होगा। और उन्होंने कहा कि ये जो है संघर्ष वो मेरे जीवन का भी आखिरी आंदोलन या आखिरी संघर्ष है। जी। तो आखिर कांग्रेस अधिवेशन, जो मुंबई अधिवेशन था, उसमें ये, या वर्धा में भी ये सभी चीज प्लानिंग हो रही थी, तो उस वक्त क्या वहाँ निर्णय इस तरह से लिया गया कि सब लोगों ने एक स्वर में यह स्वीकार किया, और अगर विरोध था तो कौन लोग विरोध कर रहे थे? वास्तव में इस समय तक किसी प्रकार का विरोध भारतीय नेताओं में नहीं था कि आंदोलन करना है या नहीं करना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति जो थे वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के विपरीत चल रही थी। जापानी जीतते हुए रंगून तक पहुंच गए थे। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के पास भी वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, और अंग्रेज़ खुद ये मान रहे थे कि हम हार चुके हैं। उनकी हार का सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि उन्होंने अमेरिकी सेना को बुला लिया था, और इसका तीखी प्रतिक्रिया भारतीय प्रेस में भी हुई थी। भारतीय प्रेस ने भी इस बात पे बड़ा गहरा रोष जताया था। पटना से निकलने वाले सर्चनाइट ने कहा भी था कि अमेरिकी सैनिक क्यों। गांधी जी को भी इस बात पे कड़ी आपत्ति थी कि हम अमेरिका को क्यों बुला रहे हैं अपने यहाँ। हालांकि शुरुआती दौर में सबने इस युद्ध से बचने का प्रयास किया। कांग्रेस का भी इच्छा था कि हम अंग्रेज़ों के किसी भी तरह के परेशानी में अपना योगदान ना दें, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। जो अंग्रेज़ों की तरफ से क्रिप्स मिशन आया, वो एक तरह से था कि रोटी मांगने पे पत्थर मांग दिया गया की तरह था, जहाँ की कोई भी ऐसा आश्वासन भारतीय नेताओं को नहीं मिला कि हाँ हमें आज़ादी मिलेगी। जो भी आश्वासन थे उसमें कुछ संतोषप्रद नहीं था। इस कारण से लोगों में भी उत्तेजना थी और नेता भी तैयार थे कि हमें अब आंदोलन करना ही पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं चौधरी सर आपसे इस पर थोड़ी सी जानकारी भी चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानकारी चाहेंगे कि वह दौर जो था 1942 का, तो लगभग भारत में जो प्रमुख नेतागण थे, जो पूरे भारत के लोगों को प्रभावित कर रहे थे, जिनके भाषण को या जिनके बारे में लोग जानकर या सुनकर वो उनके प्रति आस्था जताते थे। जैसा कि आपने भी नाम कहा, महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इस तरह के नॉर्थ और साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में दोनों में ये घटनाएं चल रही थी। उस वक्त कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं था, टेलीफोन बहुत मुश्किल से था। तो आखिर कैसे पूरा भारत छोटा मोटा देश तो है नहीं, बहुत बड़ा देश है, कैसे एक सूत्र में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक इस आंदोलन से जुड़ गया? आखिर वो कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन सा फैक्टर था, तत्व था? उस समय आज की तरह टेलीविज़न नहीं था, लेकिन रेडियो का प्रसार हो चुका था और तार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इससे भी कहीं ज़्यादा अखबार की भूमिका थी। स्वयं मृत्युंजय जी ने भी आपको जैसे बताया कि आप जब बिहार में उस समय अगस्त क्रांति को देखेंगे तो इंडियन नेशन और आर्यावर्त में इस अगस्त के क्रांति के बारे में व्यापक उस पर चर्चा हुई है। तो ऐसा नहीं, तो कम्युनिकेशन तो था और रेल था। यहाँ के विद्यार्थी, बिहार में भी, झारखंड में या हिंदुस्तान के विद्यार्थी, मैं आपको बताऊं कि सबसे अधिक अगस्त क्रांति में सबसे अधिक बढ़ चढ़ के अगर किसी ने हिस्सा लिया तो वो नौजवान विद्यार्थी थे। आपने सुना होगा कि पटना में जो शहीद स्मारक है उसमें 7 विद्यार्थी शहीद हुए, अगस्त क्रांति में ही शहीद हुए थे। उसमें सिर्फ एक बीए का छात्र था, बाकी सभी छात्र या तो 10वां के थे या 11वां के थे। आप समझिए। और उसी तरह से आप देखिए कि जमशेदपुर में हड़ताल हुआ, 9 दिनों तक हड़ताल चला। अहमदाबाद के फैक्ट्री में महीनों हड़ताल चला। बम्बे के फैक्ट्री में 15 दिनों तक कारखाना बंद रहा।
तो ये सबों को सूचना मिल जाती थी, एक इंटरकनेक्शन था नेताओं के माध्यम से, एक इंटरकनेक्शन था। तो इसीलिए यह जो आंदोलन था, जो उस समय जो चर्चा चल रही थी, उसमें हर एक क्षेत्र का अपना योगदान था हिंदुस्तान में, खास करके महाराष्ट्र का, गुजरात का, बिहार का तो बड़े बड़े, झारखंड का भी। मैं आपको बताऊं इस संदर्भ में, झारखंड बड़ा रोचक है इस संदर्भ में, क्योंकि ठीक अगस्त क्रांति से पहले 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जी। और उसी समय गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद भी दिखाई पड़ता। गांधी जी स्वतंत्रता से कम कुछ चाहते, सुभाष जी स्वतंत्रता से कम कुछ चाहते ही नहीं थे। गांधी जी थोड़ा मध्यम मार्ग की ओर चल रहे थे, वो परिस्थिति को देख के, और तब एक चेस बोर्ड की तरह अपना कदम उठाते थे। सुभाष जी को स्वतंत्रता से कम में अब कुछ नहीं चाहिए था, और इसीलिए वो उन्होंने अंततोगत्वा रामगढ़ में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, फॉरवर्ड। और इस तरह से 1942 आते आते वो समझने लगे, जैसा कि पहले भी बात हुई, कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस प्रकार के परिवर्तन होने शुरू हुए कि पूरे भारत के कोने कोने में ये चीज़ें फैल गई कि यह जो स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य की है, उसको जो परंपरागत गांधीवादी संघर्ष है उसको थोड़ा इग्नोर करके स्वयं गांधी ने जो नारा दिया है उसको अपनाते हुए, और मैं कहूँ कि हजारों लोग इसमें मारे गए पूरे हिंदुस्तान में। सबकी सूची है। बिहार में तो बलदेव उपाध्याय अगस्त क्रांति पर एक किताब ही लिखी है जो बिहार सरकार ने उसको प्रकाशित किया है, और सबकी सूची है, झारखंड की भी सूची है। तो इसीलिए यह स्वतः स्फूर्ति थी जिसमें समाज के निचले तबके, मैं आपको बताऊं, झारखंड में माल पहाड़िया जो सब पिछड़े माने जाते थे आदमी, उसके कितने लिस्ट है मुर्मू की, मांझी की, जिसने अगस्त क्रांति में सहयोग दिया। ताना भगत जिसने, जो गुमला और आसपास में रहते थे, जो गांधी के परम भक्त थे, अनुयायी थे, उसने जो अहिंसात्मक थे, उसने बेरों में, किशनपुर में, बिशनपुर में, गुमला के आसपास डाक विभाग को तोड़ने का काम किया, हाट बाजार में मिल करके रेलवे की संपत्ति को छेद पहुंचाया, जिला स्कूल के भूगोल विभाग, रांची के जिला स्कूल के भूगोल विभाग को जला दिया गया। तो इसीलिए ये सूचना सर्वत्र आग की तरह फैलती थी और फैल चुकी थी, और इसीलिए नेताओं के बस में भी नहीं था, स्वयं गांधी जी के बस में भी नहीं था कि इस आंदोलन जो बहुत तूफान की तरह आगे बढ़ गया है उसको किस हवा की झोंका से रोका जाए। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और सचमुच अंग्रेजों भारत छोड़ो, अगर इस शब्द को पूरे थ्रो के साथ अगर पूरे जोर से बोला जाए ना, तो एक शरीर में भी ऊर्जा का संचरण होता है। तो ये नारा, और नारा करो या मरो जैसे नारा जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण नारा थे। मृत्युंजय जी, एक चीज़ हमें बताइए कि अंग्रेज तो किसी हाल में नहीं चाहते थे कि भारत जैसा जो सोने का चिड़िया था, है ना, उसको ख़त्म करने पर आज भी उसको हम लोगों ने झेला है, को हाथ से जाने दिया जाए। तो वो तो काफ़ी समझौता और काफ़ी सारे ऐसे उन्होंने प्लान किए होंगे कि मतलब किसी हाल में ये सत्ता हमसे छूटे नहीं। जी बिल्कुल। एक तरफ जहां ब्रिटिश सरकार क्रिप्स मिशन को भेज रही थी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कि आप यहाँ वहाँ जाएं, बात करें, भारतीय नेताओं को आश्वासन दे रही थी कि हम आपको अभी डोमिनियन स्टेटस देंगे और बाद में हम लोग संविधान भी बनाएंगे और आपको स्वतंत्रता भी देंगे। नेताओं को समझाने का भी प्रयास हो रहा था कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध जनतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। अच्छा। तो एक तरफ तो ये भी चल रहा था, और दूसरी तरफ बिहार सरकार ने को हम अगर सामने रखें तो उसने बाकायदा अपने अधिकारियों को एक लिस्ट भेजी थी 15 लोगों की, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं की, जिनमें 3 नेता जो है वो झारखंड से भी शामिल थे, और निर्देश था कि जैसे ही कोई आंदोलन की सूचना हो इन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। सरकार ने आदेश दिया कि जो बड़े नेता हैं, जो मतलब जिले कमेटी के लोग हैं, उनको जिला अधिकारी खुद गिरफ्तार करें। बाकायदा अध्यादेश निकाले गए और उनको गिरफ्तार करने के बाद सीधे बंद कर दिया जाए, किसी से मिलने नहीं दिया जाए, किसी भी तरह से कोई संपर्क न है, ना उनको बताया जाए कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है। तो ये जो अंदर खाने उनकी तैयारी थी, उसके अलावा जो सशस्त्र सैनिकों को वो उतार के रखे थे,
तो ये बता रही थी कि वो ऊपर से भले अंतर्राष्ट्रीय दबाव में थे कि नहीं हम बात कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हमें आपका सहयोग चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस आंदोलन को, जो कि उन्हें भी उम्मीद था कि बहुत खतरनाक होगा, कुचलने के लिए भी पूरी तरह से तैयार बैठे हुए थे। सुभाष चंद्र बोस जी जापानी सेना की मदद लेने के लिए या फिर जर्मनी की मदद लेने के लिए वो बहुत सक्रिय थे। सुभाष चंद्र बोस की भूमिका को सर ने भी बताया है। तो सुभाष चंद्र बोस जी भारत के लिए स्वतंत्रता, बल्कि उन्होंने तो अलग स्वतंत्र देश भी घोषित कर ही दिया था, तो उनकी भूमिका पर थोड़ा सा, इस आंदोलन पर क्या भूमिका थी उनकी, उसको भी थोड़ा कुछ और बताइए। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और जापानियों की सहायता से बर्मा पे कब्जा किया, बर्मा पे कब्जा करने के साथ ही अंडमान और निकोबार उनको मिला, जिसका नाम उन्होंने बदलकर शहीद और स्वराज्य रखा। उसके बाद वो मणिपुर बॉर्डर पे कोहिमा इम्फाल में लड़ाई शुरू हुई और अंग्रेज पीछे हटना शुरू हुआ। अंग्रेज न सिर्फ पीछे हट रहे थे, उन्होंने सर्वध्वंस की नीति भी अपनाई। मतलब पीछे हटते समय नौका से लेकर राशन तक सब कुछ उन्होंने बर्बाद कर दिया, ताकि आगे से जो सेना आ रही है, जो आज़ाद हिंद फौज और जापानी सेना आगे बढ़ रही है, उसको कुछ ना मिले। पूर्वी मोर्चे पे या साउथ ईस्ट एशिया में भारत जब पराजित हो रहा था, या भारत बल्कि कहिए कि अंग्रेज पराजित हो रहे थे, और वहाँ पे जो भारतीय थे, आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज़ादी की लड़ाई में, भारत छोड़ो आंदोलन में, आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत कहलाता था और बिहार के लोग सबसे ज़्यादा सक्रिय थे, और यहीं के लोग सबसे ज़्यादा दक्षिण पूर्व एशिया में भी थे। आजमगढ़ में उस ज़माने में 30 लाख रुपये मनी ऑर्डर से आता था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में इनकी क्या स्थिति रही होगी। और जब वो वहाँ से आ रहे थे और वहाँ की युद्ध की विभीषिका बता रहे थे कि वहाँ कैसे हम जीत रहे हैं, जो भारतीय सैनिक जो अंग्रेजी सेना में भर्ती थे वो घायल होकर लौट रहे थे, वो बता रहे थे कि अंग्रेज कैसे वापस भाग रहे हैं। तो ये कहानियाँ जब पेपर्स के माध्यम से, समाचार पत्र नेताओं के माध्यम से जनता तक पहुँच रही थी, तो जनता का जोश दोगुना हो जा रहा था कि अब तो ये हार ही रहे हैं, अब तो इनको भगा के ही दम लेना है। और जैसे कि नारा था करो या मरो, उसी में सुभाष चंद्र बोस जी का भी नारा था दिल्ली चलो। और इन सब नारों ने, आपने भी कहा कि जब हम कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ऊर्जा की उस महसूस होता है। तो ये जो ऊर्जा हमें आज महसूस होता है जबकि हम आज़ाद हैं, तो उनको सोचिए जिनको लग रहा होगा कि बस सुबह होने ही वाली है, वो कितना जोश में होंगे। देखिए, और जब जर्मनी गए, हम लोग कहते हैं ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी नाम उनको जर्मनी में ही मिला। जैसे जर्मनी में नाची को जर्मन भाषा में नेता कहते थे, इटली में मुसोलिनी को इटली भाषा में नेता कहते थे, उसी तरह से सुभाष बाबू को नेताजी की संज्ञा दी गई। और ये आज़ाद हिंद फौज के समय से ही हम लोग अभी भी बड़े जोर से और उत्साह से बोलते हैं जय हिंद। ये जय हिंद भी अगस्त क्रांति के समय सुभाष चंद्र बोस साहब का दिया हुआ है। तो इसीलिए सुभाष साहब जो माने एक जो निर्णायक गति देना है किसी भी क्रांति को, वो भारत के अंदर श्रमिक वर्ग, महिलाएं, किसान, वकील सब तो दे ही रहे थे। बाहर से एक जबरदस्त आज़ाद हिंद फौज पहले भी बन चुकी थी, मोहन सिंह बना चुके थे जापान में, बाद में जापान में मोहन सिंह को कैद कर लिया गया, उसके बाद नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ले रहे हैं। और जब वो ले रहे हैं तो वो एकदम आगे झांसी रेजिमेंट उन्होंने बनाया महिलाओं की भूमिका के लिए, जी झांसी रेजिमेंट बनाया। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस की भूमिका अगस्त क्रांति के बाद तो न केवल अंतर्राष्ट्रीय पटल पर है, राष्ट्रीय पटल पर भी बगैर उनको देखे अगस्त क्रांति का मूल्यांकन नहीं हो सकता। जी, इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए कहेंगे कि आज वर्तमान का जो दौर है, आज भी पूरा विश्व एक प्रकार से एक दूसरे से प्रभावित होता है। अगर अमेरिका या चीन या फिर जापान, कहीं भी ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी कुछ घटना होती है तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। और जैसे कि अगस्त क्रांति की बात हो रही है जो कि 1942 में, वहाँ पर भी असर पड़ रहा था। तो इस भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी भूमिका आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर आप कैसे देखते हैं और कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं? देखिए, एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमसे अगर कोई पूछे कि इस शताब्दी की, 20वीं शताब्दी की या संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास की
एक दो महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? तो मैं कहूँगा राष्ट्र की अवधारणा। अगर राष्ट्र नहीं है तो व्यक्ति की आइडेंटिटी कहाँ है, प्रांत की आइडेंटिटी कहाँ है, देश की आइडेंटिटी कहाँ है? उसी आइडेंटिटी के लिए लोग स्वाभिमान के साथ 11वीं कक्षा में पढ़ता हुआ छात्र अपने सीने पे गोली लगा रहा था कि मैं भारत का नागरिक हूँ, हमारा ये भारत स्वतंत्र रहना चाहिए। अगर हम वो सीख लें कि एक बच्चा भी इस तरह का काम कर सकता है, और जो लोग कुर्बानी महिलाएं से लेकर किसानों तक दे रहे थे, सैकड़ों हजारों लोग मर गए। टाना भगत से लेकर के माल पहाड़िया जनजाति तक ने कुर्बानी दी, जिसकी एक लंबी सूची है, प्रकाशित है। ये क्यों, किसके लिए? परिवार के लिए नहीं, झारखंड प्रांत के लिए नहीं, बिहार प्रांत के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए। एक बहुत अमूर्त है लेकिन एक बहुत ही शक्तिशाली है, जिसके लिए लोग, देश, काल और समाज हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है। इसीलिए यह जो अगस्त क्रांति है वो आज भी प्रासंगिक है, कल भी था और भविष्य में भी रहेगा। जी, आपने बहुत अच्छे से कहा, और इतने अच्छे से कहा है सर कि जैसे अभी हमारी भुजाएं फड़क गई। अब घटना तो मतलब अब तो हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आपने जिस प्रकार से इस विषय को रखा है, तो जो मुझे उम्मीद है कि यकीन है कि जो हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे उनको वो वक्त अपने ऊपर अभी एहसास हो रहा होगा। अब चूंकि वक्त जा रहा है समापन की ओर, तो एक संदेश अगर हम अपने दर्शकों को देना चाहें पहले मृत्युंजय जी आपसे, कि इस क्रांति को हम क्यों याद रखें और यह क्रांति हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अगस्त क्रांति। इस क्रांति से सर हमें जो सीखना चाहिए, बस एक ही चीज़ सीखें, देश प्रथम है। अगर हम देश को प्रथम रख लें और हर काम को करने के पहले ये सोचें कि हम इससे देश को हमारे क्या फ़ायदा होगा, तो ये एकदम से क्रांतिकारी व्यवस्था है। जी, हम चौधरी सर आपसे भी एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहिए कि जैसा दर्शकों के लिए क्या संदेश देंगे? कोई भी बड़ा काम, कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, अकेले नहीं कर सकता है। जमीन से लेके आसमान तक, छात्र से लेके बुजुर्ग तक, समाज के विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्ग के लोग का जब सहयोग मिलेगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा और इस तरह की क्रांति कभी असफल नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा है दर्शकों की। अगर हम मिल के रहते हैं, अगर सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मिलकर इस राष्ट्र के लिए काम करते हैं, तो जिस तरह से हम अगस्त क्रांति 9 अगस्त 1942 को याद कर रहे हैं, उसी तरह से लोग हमें आज से 100 साल बाद हमें भी याद करेंगे कि हमने भी अपने देश के लिए क्या किया है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि तारीखों को भूला नहीं जाता है, क्योंकि ये तारीखें इतिहास में अमिट अपना प्रभाव छोड़ती हैं। तो अगस्त क्रांति को फिर से करें याद, और जी हाँ, आप ज़रूर अपने दोस्तों, अपने परिवार, सहयोगियों को इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, और जो अगस्त क्रांति की जो मूल बातें हैं उसके बारे में बताएं कि तो क्या तुम जानते हो अगस्त क्रांति क्या है, क्योंकि इसी से ही बातें आगे बढ़ेंगी। अगर हमने अपने इतिहास को भुला दिया तो हमने अपने पहचान को भुला दिया। तो स्टूडियो में आज बातें इतनी सारी हैं कि मैं मतलब ये चलता ही रहे ऐसा ही लग रहा है, लेकिन समय का बंधन है। तो मैं अपने दोनों अतिथियों, रिसोर्स पर्सन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छे ज्ञान आज हमारे साथ साझा किए हैं। और दर्शकों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप ज़रूर हमें हमारे ईमेल पर हमें फीडबैक भेजें। और मैं यही कहूँगा कि अगस्त क्रांति की मशाल बुझने ना पाए, हम अपने दिल में इसको जला के रखें और मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।